वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये तीसरा पार्ट है। फर्स्ट टू पार्ट्स जो है उसमें हमने जो फर्स्ट पार्ट था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और नोमेनक्लेचर पार्ट डिस्कस किया था हमने, और जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी डेप्थ में कवर किया। और इस तरह का कंटेंट यदि आपको मिलेगा तो आपके सभी एमसीक्यूज जो है वो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं। इसके दो या तीन पार्ट में ये होगा। पहला जो पार्ट है आज जो हम स्टार्ट करेंगे, आइसोमेरिज्म कंसेप्ट है ये। तो आइसोमेरिज्म के 2 से 3 पार्ट में ये अपना फिनिश हो सकता है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कितने टाइप के आइसोमेरिज्म्स होती है हमको देखना है, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म जो है इसका डेफिनेशन वैसे बहुत ही सिंपल है कि 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द मेटल। जो भी लिगेंड्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट मेटल के अराउंड बदलती है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। सो 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग same molecular formula but differ in the arrangement of ligand around the metal. Such compounds are known as isomers and this phenomena is known as isomerism. Isomerism जो है वो जनरली यहाँ पे 2 टाइप की होती है। पहला जो इसमें टाइप है दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। इसके जो है ये 4 टाइप्स है अपने को यहाँ पे। वन इज नोन एज आयनिक आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सेकेंड जो है दैट इज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तीसरा जो है वेरी सिंपल वन नोन एज लिंकेज आइसोमेरिज्म। और चौथा जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ऐसे 4 टाइप्स की आइसोमेरिज्म्स यहाँ पे होती है। सेकेंड टाइप जो है मेन टाइप में, ये फर्स्ट टाइप का है, ये सेकेंड टाइप। वन इज नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेस आइसोमेरिज्म। तो ये दूसरा मेन टाइप है आइसोमेरिज्म में। इसमें 2 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके 2 टाइप है। वन इज नोन एज ज्योमेट्रिकल और सी स्ट्रांस आइसोमेरिज्म। ये इसमें पहला टाइप होता है। जो सेकेंड टाइप का आइसोमेरिज्म है, सेकेंड टाइप का जो आइसोमेरिज्म है दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऐसे आप देख सकते हो कितने टाइप के आइसोमेरिज्म्स हैं। 1 2 3 4 स्ट्रक्चरल में और 2 जो है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। मतलब टोटल अपने सिलेबस में 6 डिफरेंट टाइप के आइसोमेरिज्म्स हैं, ठीक है। तो 6 टाइप के आइसोमेरिज्म हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। सो आज का जो लेक्चर हमारा रहेगा वो फर्स्ट टाइप के आइसोमेरिज्म को टारगेट करेगा, ठीक है। फर्स्ट दिस 4 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो इसमें फर्स्ट टाइप का जो आइसोमेरिज्म है स्ट्रक्चरल का, यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यहाँ पे स्टार्ट करें। सबसे पहला जो है दैट इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो बेटा सबसे सिंपल बात जो होती है, मतलब आपको यदि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म को समझना है तो सबसे सिंपल तरीका होगा कि सीधे एग्जाम्पल से हम शुरू करें। अब एग्जाम्पल देखो और उससे डेफिनेशन बन जाएगी, कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा।
तो मान लो कि हमारे पास इस तरह का एक कंपाउंड होता है, एक कंपाउंड है, मान लो कि ये कंपाउंड जो है यहाँ पे हम शुरू करेंगे, चलो इसको यहाँ से हटा देते हैं ऐसे मिलेगा। तो मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है दैट इज CONH3 5, और maybe you can take what Br और SO4। ये हमारे पास मान लो एक कंपाउंड हमारा है, कोबाल्ट मेटल इसमें, तो CONH3 5 Br SO4। अब ये जो सामने आपके लिखा है ये क्या है, इट इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये कंपाउंड का क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, कंपाउंड का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम कितने डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं, तो इससे दो टाइप के स्ट्रक्चर्स हमें पॉसिबल है। एक तो होगा CONH3 5 Br और SO4, ये हो जाएगा एक कंपाउंड। दूसरा हो जाएगा CONH3 5 SO4, और यहाँ पे हम लेंगे क्या, तो ये जो दोनों आइसोमर्स है, इस पर्टिकुलर कंपाउंड को लेके हम दो फॉर्मूले अलग अलग टाइप के लिख सकते हैं। इसमें हमने क्या किया है कि जो Br है उसको हमने बनाया क्या, लिगेंड, और SO4 को जो हमने बनाया वो क्या बनाया, काउंटर है। SO4 जो है वो हमारा यहाँ पे क्या है, काउंटर है। सेकंड केस में हमने क्या किया, SO4 को अंदर लिया और Br को बाहर लिया, मतलब ये जो पहला आइसोमर है इसी से सेकंड आइसोमर हमने बना लिया। इस SO4 को हमने अंदर लिया और Br को हमने बाहर लिया, मतलब इस बार SO4 को हमने बना दिया लिगेंड और Br जो है वो हमारा क्या है, काउंटर है। तो ऐसे करके आयन का एक्सचेंज हमने करके एक आइसोमर से दूसरा आइसोमर अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसको हम कोई भी नंबर दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया अपना फर्स्ट आइसोमर, दिस इज व्हाट, दिस इज सेकंड आइसोमर ना। तो ये जो कंपाउंड है इसी से हमने, आप देखते हो कि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसी से हमने इन दोनों को बनाया। अब इसको अपन क्या करें, यदि अपन इसको क्या करें, वाटर में डिजोल्व कर ले, यदि अपन इसको वाटर में डिजोल्व कर ले और इस कंपाउंड को भी सेपरेटली हम क्या करें, वाटर में डिजोल्व कर ले, तब क्या होगा, तो तब आप देखोगे कि ये जो कंपाउंड है ये अपने को देगा, दिस पर्टिकुलर कंपाउंड ये अपने को देगा कौन सा, सल्फेट आयन, ये जो है ये हमको देगा सल्फेट आयन, ठीक है। और ये कंपाउंड जो है ये अपने को मेनली क्या देगा, Br माइनस आयन, दिस विल गिव यू सल्फेट आयन, दिस विल गिव यू Br माइनस आयन। ऐसे करके ये दो कंपाउंड जो अपने को डिफरेंट टाइप के आयंस प्रोड्यूस करेंगे। तो अब इन एग्जांपल्स को देख के हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या है। तो हमने इसको यदि वाटर में डाला तो ये कंपाउंड हमको सल्फेट आयन देगा, क्योंकि सल्फेट आयन यहाँ पे क्या है, काउंटर आयन है। और ये कंपाउंड को हमने वाटर में डाला तो ये अपने को Br माइनस आयन देगा, क्योंकि Br माइनस जो है वो क्या है, काउंटर आयन है। काउंटर आयन कैसा पार्ट होता है कंपाउंड का, आयनाइजेबल पार्ट होता है। तो ये आयनाइज होकर सल्फेट देगा, ये आयनाइज होकर Br देगा, प्लस हमको एक कॉम्प्लेक्स आयन भी मिलेगा, वो भी अलग रहेगा। इसमें जो कॉम्प्लेक्स आयन रहेगा उसमें सल्फेट अंदर है, और इसका जो कॉम्प्लेक्स आयन रहेगा वो Br उसमें अंदर रहेगा। तो कॉम्प्लेक्स आयन भी डिफरेंट है और काउंटर आयन जो डिसोसिएट हुए वो भी डिफरेंट है। तो आप देखते हो कि ये दोनों कंपाउंड जो है वो डिफरेंट टाइप के आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं जब इनको अपन वाटर में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। तो इस तरह से हम डेफिनेशन इसकी बना सकते हैं कि टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट प्रोड्यूसेस डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन आर नोन एज आयनेशन आइसोमर्स। दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट वो सॉल्यूशन में डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करते हैं। काउंटर आयन भी अलग होगा और कॉम्प्लेक्स आयन मैंने लिखा नहीं है पर वो भी अलग रहेगा। तो दो कंपाउंड, टू कंपाउंड्स 1 and 2 having same molecular formula but produces different ions in solution are known as ionization isomers, and this phenomena is known as ionization isomerism। इस phenomena को अपन क्या बोलते हैं, ionization isomerism बोलते हैं। तो ऐसे करके ये ionization isomerism को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करते हैं। बट एज फार एज MCQ इज कंसर्न हमको कुछ और बातें भी इसकी पता होना चाहिए, जैसे कि ये आइसोमर सल्फेट दे रहा है और ये Br दे रहा है, ये कंफर्म कैसे करेंगे, कंफर्मेशन कैसे होगा कि ये डिफरेंट आयंस दे रहे हैं या कौन से आयंस दे रहे हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन आयन को डिस्टिंग्विश करने के लिए, इन आइसोमर्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए कि वो डिफरेंट आयंस दे रहे हैं, तो उन आयंस की हमको टेस्ट भी पता होने चाहिए। तो सल्फेट आयन को यदि आपको टेस्ट करना हो तो इसको अपन क्या करेंगे, बेरियम क्लोराइड के सोल्यूशन में डालते हैं।
तो अपने को क्या मिलता है, बेरियम सल्फेट का हमको मिलेगा क्या, वाइट प्रेसिपिटेट। बेरियम सल्फेट का हमको वाइट पीपीटी मिलेगा। और यदि हम क्या करें इस पर्टिकुलर केस में, इसमें हम क्या करें, सिल्वर नाइट्रेट की टेस्ट लगा दें, AgNO3 की टेस्ट लगा दें, तो यहाँ पे हमको मिलेगा AgBr का क्या, क्लियरेट येलो पीपीटी। AgBr का हमको मिलेगा यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट। तो ऐसे करके ये जो बेरियम क्लोराइड टेस्ट है और सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट है, इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इन आयंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये प्रूव कर सकते हैं कि ये डिफरेंट आयंस दे रहे हैं। सो दो कंपाउंड्स सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हैं बट डिफरेंट आयंस देते हैं, जिनको हम कंफर्म कर सकते हैं उनके टेस्ट से। तो आपको टेस्ट भी पता होना चाहिए MCQ सॉल्व करने के लिए। दूसरा इसमें एक MCQ का टाइप आता है कि इन पर्टिकुलर केस में मतलब क्या कौन से ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो इस टाइप के आइसोमर्स को शो करेंगे। तो इसके बेसिस पे कुछ MCQs है। तो अब देखो ये कंपाउंड जो है, ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें इस तरह के आयंस प्रेजेंट है जो एक दूसरे की जगह पे एक्सचेंज हो सकते हैं। ऐसे आयंस कंपाउंड में यदि प्रेजेंट होंगे तो ही आयनेशन आइसोमर्स शो होगी। एक दूसरे की जगह पे रिप्लेस हो सकते हैं, मतलब क्या, तो यहाँ पे जो काउंटर आयन है वो अंदर आके लिगेंड का भी काम कर सके और जो लिगेंड है वो बाहर आके काउंटर आयन का भी काम कर सके। यदि ऐसे आयंस या स्पीशीज कंपाउंड में प्रेजेंट हो तो वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, और तभी आयनेशन आइसोमर्स या ये आइसोमर्स हमको लिखते आते हैं। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है, ये जो सल्फेट है, इसमें काउंटर आयन के साथ में लिगेंड होने की एबिलिटी है, इसलिए ये अंदर आके लिगेंड भी हो सकता है। और यहाँ पे जो Br माइनस आयन है वो लिगेंड के साथ में काउंटर आयन होने की भी एबिलिटी रखता है, इसलिए उसको अपन बाहर लेके एज ए काउंटर आयन भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी कंपाउंड में इस तरह के आयंस प्रेजेंट होते हैं जो एक दूसरे का रोल कर सके, मतलब लिगेंड और काउंटर आयन दोनों का रोल कर सके, तभी हम इनको क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, और तभी आइसोमरिज्म यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब जैसे कुछ ऐसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है यदि हम देखें कि ये वाला जो कंपाउंड है CONH3 5,6 ले लो, तो क्या ये आयनेशन आइसोमर को शो कर सकता है क्या? तो ऐसे भी कुछ MCQs है, ये शो करेगा क्या? तो ऑब्वियसली ये शो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Cl को तो हम यहाँ पे अंदर ले सकते हैं, क्योंकि Cl काउंटर आयन भी है और लोन पेयर होने के कारण लिगेंड भी हो सकता है, पर NH3 को हम बाहर नहीं ले सकते, बिकॉज NH3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जो कि काउंटर आयन होने चाहिए, कैटायन या एनायन। NH3 तो न्यूट्रल है, इसलिए उसको हम बाहर लेके एज ए काउंटर आयन यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो ये NH3 हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे हमने ले लिया इस तरह से CH3 5Cl और यहाँ पे ले लिया Cl.NH3, ये जो है वो कम्प्लीटली रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? क्योंकि यहाँ पे NH3 बाहर आके काउंटर आयन के जैसा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि NH3 कैसा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जबकि काउंटर आयन जो है वो कैटायन से एनायंस होते हैं। तो इस तरह से लिगेंड काउंटर आयन का वर्क नहीं कर सकता, उसका रोल प्ले नहीं कर सकता, इसलिए हम Cl के साथ में उसको एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये कंपाउंड आयनेशन आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे करके ये चीज़ें हमको यहाँ से क्लियर हो जाती है। चलो, ये हो गया अपना पहला टाइप। अब इसमें काफ़ी बहुत सारे कंपाउंड्स हो सकते हैं, ऐसा कुछ बहुत एग्जाम्पल है कि यहाँ कोई एडवांटेज नहीं है, कोई भी आयंस हो सकते हैं Br और SO4 की जगह, और उसके साथ में काफ़ी एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो सेम ही कंसेप्ट हर जगह रहेगा, सिर्फ डिस्टिंग्विश करने की जो टेस्ट है वो हमको सिलेक्टेड कंपाउंड के साथ में है, तो इससे काम आपका बन जाएगा MCQ में। सेकेंड जो टाइप है आइसोमरिज्म में, जो सेकेंड टाइप है वो सेकेंड टाइप है कौन सा, हाइड्रेट आइसोमरिज्म। हाइड्रेट आइसोमरिज्म तो सबसे पहले इसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज सॉल्वेट आइसोमरिज्म, इसको अपन सॉल्वेट आइसोमरिज्म भी बोलते हैं। तो सबसे पहली बात ध्यान रखो कि ये हाइड्रेट आइसोमरिज्म में जो वर्ड है वो है हाइड्रा, मतलब ये वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करेंगे जिसमें हाइड्रा प्रेजेंट होगा। हाइड्रा का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होना, तो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होना चाहिए जहाँ पे वाटर सॉल्वेंट होना चाहिए, ऐसे केस में ही ये आइसोमरिज्म शो होगा। और यदि इन जनरल मान लो वाटर सॉल्वेंट नहीं, कोई और सॉल्वेंट है, तो उसको हम सॉल्वेट आइसोमरिज्म भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कंपलसरी जो है वो वाटर की प्रेजेंस होना चाहिए एज फार एज हाइड्रेट आइसोमरिज्म इज कंसर्न। तो यदि हम यहाँ पे एग्जांपल लें तो ये एग्जांपल आप देखो CrCl3.6H2,
अब ये जो पर्टिकुलर ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का यूज़ करके हम काफ़ी सारे क्या लिख सकते हैं, हाइड्रेट आइसोमर लिख सकते हैं। सबसे पहला वाला जो है वो कौन सा है, दैट इज CrH2O 6 एंड Cl। इसमें हमने क्या कर दिया, सभी H2O को लिगेंड बना दिया और सभी क्लोराइड आयन को काउंटर आयन बना दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो पर्टिकुलर है इसके साथ इसको एक्सचेंज करेंगे, तो जाएगा CrH2O क्या हो जाएगा 5Cl और Cl2.H2। अब इस तरह से H2O को अपन लिख सकते हैं बाहर, क्योंकि ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जब इस तरह से लिखा जाता है तो उसको अपन बोलते हैं वाटर ऑफ हाइड्रेशन। तो इसलिए यहाँ पे ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है जिसको हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाटर ऑफ हाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नोन एज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, और सॉल्वेंट को हम इस तरह से वाटर ऑफ हाइड्रेशन या क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक्सचेंज कर दिया। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट वाला दैट इज CrH2O जो है दैट इज 4Cl2.Cl.2H2, ये एक होगा। लास्ट वाला जो होगा CrH2O 3Cl3.3H2। तो ऐसे करके ये सब आइसोमर जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं, सभी टाइप के आइसोमर से। तो एक्चुअली हम देखो ये जो है ये इसका क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का यूज़ करके हमने काफ़ी सारे आइसोमर्स इसके लिख दिए। एग्जैक्टली किया क्या हमने सभी H2O को लिगेंड बना दिया, Cl को काउंटर आयन, और फिर हमने क्या किया, Cl के साथ में वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज किया। एक Cl को अंदर लिया तो ये एक कम हो जाएगा, एक H2O बाहर लिया, फिर 2 Cl हमने अंदर लिए और एक Cl को बाहर रखा, 3 में से 2 अंदर, एक Cl बाहर, और उन की जगह 2 H2O बाहर ले लिया। वैसे 3 Cl को अंदर लिया और 3 H2O को बाहर। तो ऐसे करके हमने Cl के साथ में H2O को, इन शॉर्ट काउंटर आयन के साथ में वाटर मॉलिक्यूल को हमने एक्सचेंज किया, जहाँ पे वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ में काउंटर आयन का एक्सचेंज हो तो हाइड्रेट आइसोमरिज्म आती है। और यदि वाटर सॉल्वेंट है तो इसको हाइड्रेट बोलते हैं, पर यदि और कोई सॉल्वेंट है तो इन जनरल इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेट आइसोमरिज्म। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ में काउंटर आयन का एक्सचेंज होना चाहिए। अब आयनेशन आइसोमरिज्म में और इसमें एक सिमिलरिटी है कि वहाँ पे भी आयंस के बीच में एक्सचेंज होता है, यहाँ पे भी एक्सचेंज होता है, पर काउंटर आयन का वाटर के साथ एक्सचेंज होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ एक्सचेंज होता है। ये सिमिलरिटी है। डिफरेंस क्या है कि वहाँ किसी भी दो आयंस के बीच में एक्सचेंज हो सकता है, यहाँ पे कंपलसरी काउंटर आयन का एक्सचेंज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ में होना चाहिए। ठीक है, तो ये है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ एक्सचेंज होना चाहिए। अब थोड़ा सा इनके कलर भी हम ध्यान रख सकते हैं। ये जो है ये इसको VBG बोल सकते हैं, V दिस इज वॉयलेट हो जाएगा, वॉयलेट ये हो जाएगा VBG, दिस इज ब्लू ग्रीन। ठीक है, और ये जो है वो क्या होता है, ग्रीन, और ये होता है कैसा, डार्क। तो इनके आप कलर भी ध्यान रखोगे तो समटाइम कलर के ऊपर कोई MCQ डायरेक्टली पूछ लिया तो आपको आ जाएगा। चलो अब मैं आपको क्या बताता हूँ कि इनमें डिस्टिंग्विश हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इसको डिस्टिंग्विश, जैसे कि ये जो है चारों आइसोमर्स तो हमने लिख दिए, क्या किया हमने, वाटर मॉलिक्यूल साथ में काउंटर आयन का एक्सचेंज करते हैं, पर इनको हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, जैसे आयनेशन आइसोमर्स में डिस्टिंग्विश किया वैसे इनमें डिस्टिंग्विश कैसे होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें सिल्वर नाइट्रेट की टेस्ट लगाएंगे, सिल्वर नाइट्रेट की टेस्ट। जैसे हम सिल्वर नाइट्रेट की टेस्ट लगाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, 3 मोल्स ऑफ AgCl, है ना, क्योंकि ये तीनों जो Cl है वो क्या है, काउंटर आयन है। ये जो तीनों Cl है वो क्या है, काउंटर आयन है। तो ये तीनों Cl 3 AgCl AgNO3 के साथ में क्या देंगे, 3 मोल्स ऑफ AgCl, मतलब अपने को यहाँ पे मिलेगा 3 मोल्स ऑफ AgCl। ठीक है, अब यदि हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट की टेस्ट लगाएंगे तो यहाँ पे 2 Cl है तो यहाँ पे अपने को मिलेगा 2 AgCl का, मतलब यहाँ पे विल गेट 2 मोल्स ऑफ AgCl। ये AgCl का अपने को क्या मिलता है, वाइट प्रेसिपिटेट, विल गेट द वाइट प्रेसिपिटेट। और यदि हम इसमें क्या करेंगे, AgNO3 डालेंगे तो यहाँ पे अपने को मिलेगा AgCl करिस्पॉन्डिंग टू 1 मोल, और यहाँ पे यदि हमने क्या किया, AgNO3 डाला तो हमको मिलेगा नो पीपीटी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी Cl बाहर नहीं है। तो ऐसे करके हम इसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl ऑब्टेन्ड। तो AgCl के हमको 3 मोल्स ऑब्टेन्ड होंगे फर्स्ट आइसोमर में, उसके बाद 2, उसके बाद 1, क्योंकि जितने Cl बाहर होंगे वही Cl NO3 के साथ में रिएक्ट होकर AgCl देंगे। तो इसलिए इस बेसिस पे हम कितने मोल्स हमको AgCl मिले, इस बेसिस पे हम इनमें क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, ये अपना हो गया एक पर्टिकुलर टाइप। पर इसके साथ में इनमें डिस्टिंग्विश करने का एक और तरीका है,
वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक और तरीका इनमें डिस्टिंग्विश करने का। कि जैसे ये कंपाउंड आप कंसिडर करो CrH2O क्या 6 एंड Cl3, ठीक है। पर इस पॉइंट को समझने के लिए, जो डिस्टिंग्विश का एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको समझने के लिए सेकेंड वाला कंपाउंड ज़्यादा सुटेबल है। तो यहाँ पे हम लेंगे CrH2O 5Cl और Cl2.H2O। अब इसको अपन क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ट्रीट करेंगे। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, ये होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मतलब ये क्या करेगा, ये जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन है जो इजीली डिटैच हो सकता है, उसको ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, इसको कंपाउंड में से रिमूव कर देगा। तब ये कंपाउंड अपने को क्या मिलेगा, CrH2O 5Cl एंड जस्ट Cl2, इस तरह का अपने को मिलेगा। अब आप देखते हो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें से H2O इसके साथ चले गया, मतलब ये हुआ कि इस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट में कमी आएगी, कितने की, 1 वाटर मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग वेट की। मतलब 18 ग्राम पर मोल से ये मॉलिक्यूलर वेट डिक्रीज होगा। सो देयर इज अ डिक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट बाय 18 ग्राम। 18 ग्राम से मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 18 ग्राम उसका मोलर मास होता है, तो उतना मास कम हो जाएगा, जो कि हम डिक्टेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन मे बी बाय मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो उससे हम डिटरमाइन करके पता कर सकते हैं कितना लॉस हुआ, और उस बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो CrH2O 4 और क्या है यहाँ पे Cl2.Cl.2H2O। तो यदि हम इसको क्या करें, कंसनट्रेटेड H2O के साथ ट्रीट करेंगे, तो ये क्या करेगा, इस तरह का कंपाउंड बनेगा CrH2O 4 और Cl2 एंड C। कितने का लॉस होगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा। 2 मतलब यहाँ पे कितना होगा, 36 ग्राम। तो 36 ग्राम जो है इज अ लॉस इन वेट, ठीक है। कंपाउंड के वेट में कितने का लॉस होगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल के मोलर मास की करस्पॉन्डिंग, मतलब 36 जो है उतना ग्राम लॉस होगा। तो कितना अमाउंट, कितना मॉलिक्यूलर वेट में कितनी कमी आ रही है, उस बेसिस पे हम इनमें क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और इसको यदि अपन कंसर्ट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे सिंस एक भी H2 बाहर नहीं है, तो कोई भी मॉलिक्यूलर वेट में चेंज नहीं होगा। और लास्ट वाले में आपको पता है कि यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल जाएंगे, मतलब 54 ग्राम से मोलर मास डिक्रीज होगा। तो किस बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं यहाँ पे, कि मोलर मास में कितने वाटर मॉलिक्यूल से के करस्पॉन्डिंग वेट लॉस होता है, तो इसी बेसिस पे उनमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो डिस्टिंग्विश के पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें आपको, इनफैक्ट डिस्टिंग्विश वाला पॉइंट हमको पूछने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। MCQ में क्या करते हैं, ये कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस तरह से है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीट किया, वेट में इतने की कमी आई, सो बताओ कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला। 4 ऑप्शन दे दिए आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि वेट लॉस का जो कंसेप्ट है, सिंपल है पर पता होना चाहिए। चलो, तो एक तो हमारा ये आइसोमरिज्म का टाइप फिर नेक्स्ट जो है लिंकेज आइसोमरिज्म। तीसरी जो टाइप है दैट इज व्हाट, लिंकेज आइसोमरिज्म। सर बहुत ही सिंपल है। इसके लिए कंपाउंड में क्या होना चाहिए, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स मस्ट बी प्रेजेंट इन कंपाउंड में। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। एम्बिडेंटेड लिगेंड जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। एम्बिडेंटेड लिगेंड मतलब कौन से, जैसे कि NO2 माइनस, CN माइनस, NCS माइनस या SCN माइनस, ये सब एम्बिडेंटेड लिगेंड्स हैं। तो लिंकेज आइसोमरिज्म शो होती है। बहुत ही सिंपल टाइप है। इसको हम मान लो CONH3 5NO2 और यहाँ पे हम कुछ भी ले लेते हैं, मान लो Br2 हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है इसमें ये जो है दिस इज येलो कलर का होता है, और सेकेंड कंपाउंड आएगा CONH3 5ONO एंड दैट इज Br2। ये जो है ये रेड कलर का कंपाउंड है। तो अब आप मुझे बताओ कि इनमें डिस्टिंग्विश डिफरेंस क्या है।
तो आप देखते हो कि ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स है, लिंकेज आइसोमर्स है। सो टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म सेम होगा, सेम ही रहेगा क्योंकि कोबाल्ट NH3 उनके नंबर्स NO2 ये सब सेम ही है। सो टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिगेंड। लिगेंड की जो मोड ऑफ अटैचमेंट है वो अलग रहती है, मतलब यहाँ पे मोड ऑफ अटैचमेंट नाइट्रोजन एंड से है, जबकि उसी NO2 की मोड ऑफ अटैचमेंट ऑक्सीजन एंड से है। तो इस बेसिस पे यदि दोनों डिफरेंट होते हैं तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज आइसोमर। लिंक अलग होनी चाहिए। यहाँ पे नाइट्रोजन के NO2 की लिंक नाइट्रोजन से है, जबकि यहाँ पे NO2 लिगेंड की लिंक ऑक्सीजन से है। तो दे डिफर इन द मोड ऑफ अटैचमेंट विद द मेटल। सो टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द मोड ऑफ अटैचमेंट विद द मेटल। तो यहाँ पे नाइट्रोजन एंड से अटैचमेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन एंड से, बाकी सब कुछ सेम है। तो ऑब्वियसली इनके कलर सेम रहेंगे क्योंकि आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर जो होते हैं उनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अलग रहते हैं, इसलिए इनके कलर डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, एम्बिडेंटेड लिगेंड ही ऐसा कर सकता है। एम्बिडेंटेड लिगेंड के केस में ये लिंकेज अलग अलग हो सकती है, इसलिए एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होगा तो ये आइसोमरिज्म आएगी। ये बहुत ही सिंपल टाइप है, हमारा तीसरा टाइप हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, चलो लास्ट टाइप अपन देख लेते हैं अभी। हमारा लास्ट टाइप यदि हो जाता है तो हमारा पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म खत्म हो जाएगा। तो फोर्थ जो है इसमें, फोर्थ वन इज कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। ठीक है, अब सबसे पहला आप ध्यान रखें, सबसे पहली बात कि ये अभी तक हमने जो कंपाउंड्स देखे वो कंपाउंड इस तरह के आइसोमरिज्म शो नहीं करते। ये स्पेशल टाइप के कंपाउंड ही आइसोमरिज्म शो करते हैं। और वो कैटेगरी कंपाउंड की कौन सी है जो ये आइसोमरिज्म शो करेगी, वो है इस तरह का। मान लो अपन यहाँ पे लेते हैं CONH3 6 एंड CrCN6। इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कैटायनिक पार्ट जो है वो भी एक कॉम्प्लेक्स आयन है और एनायनिक पार्ट जो है वो भी एक कॉम्प्लेक्स आयन है। तो कैटायनिक और एनायनिक दोनों पार्ट जिसमें कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड की कैटेगरी ही कोऑर्डिनेशन आइसोमर को शो करती है, जिनमें दोनों पार्ट क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स आयंस होते हैं। सबसे पहली बात ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ क्या इस कैटेगरी में जिसमें कैटायनिक एनायनिक पार्ट दोनों कॉम्प्लेक्स आयंस हो, सिंपल आयन है ही नहीं, क्या इस कैटेगरी सभी कंपाउंड कोऑर्डिनेशन आइसोमर को शो कर देंगे? तो मैं बोलूँगा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। इसमें इस कैटेगरी में भी सभी कंपाउंड शो नहीं करते, इनमें भी कुछ कंडीशंस होती है। क्या? तो हम देखते हैं क्या कंडीशन आएगी। सबसे पहली बात आप ध्यान रखो कि हम इन कॉम्प्लेक्स के चार्ज को निकालते हैं। तो हमने जैसे नॉमेनक्लेचर सेक्शन में लेवल 2 में चार्ज कैसे निकाला था कॉम्प्लेक्स आयन का, तो यहाँ पे इसके ऊपर टोटल चार्ज, लिगेंड का हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज निकालेंगे। तो यहाँ पे लिगेंड का जो चार्ज है वो 0, इसके ऊपर कितना है -1, तो 6 के ऊपर कितना होगा -6, मतलब ये हो जाएगा -6, -n को हम यहाँ पे अवॉइड कर देंगे। तो अभी चार्ज कितना है, 6, तो 3 हाफ इसको दे दो, हाफ इसको दे दो, तो ये हो जाएगा कितना 3+, और यहाँ पे कितना होगा 3-। ठीक है, तो ऐसे करके हमने लिगेंड का टोटल चार्ज निकाला और उसको हाफ डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया अपना कॉम्प्लेक्स का चार्ज, हमारा यहाँ पे निकल गया। अब इस कॉम्प्लेक्स के चार्ज में यदि दोनों कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तभी ऐसे कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म को शो करेंगे। मतलब जो भी कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस है उन पे कॉम्प्लेक्स का जो चार्ज है ऑब्वियसली वो तो अपोजिट रहेगा, पर इक्वल होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होगा। यहाँ पे पहला पार्ट है तो कैटायन रहेगा, दूसरा तो एनायन रहेगा, वो तो ठीक है, पर कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है वो इक्वल मैग्नीट्यूड में होना चाहिए, तभी इस टाइप की आइसोमरिज्म शो होती है। बहुत ही स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। जैसे कि मान लो इस तरह का कोई कंपाउंड रहा कि CONH3 CONH6 और यहाँ पे मैंने 4 ले लिया, और Fe CN6 और यहाँ पे 3 ले लिया, तो क्या ये शो करेगा? ये वाला बिल्कुल भी शो नहीं करेगा, ये कोऑर्डिनेशन बिल्कुल शो नहीं। अब आप देखते हो इसमें जो कैटायनिक एनायनिक पार्ट है, जो कैटायनिक पार्ट है और जो एनायनिक पार्ट है, मतलब दोनों पार्ट कॉम्प्लेक्सेस है। तो जनरली बच्चों को ऐसा लगता है कि ये भी शो करेगा, बट एक्चुअली नहीं। ये जो है ये कोऑर्डिनेशन बिल्कुल शो नहीं करेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज अनइक्वल है। कैसे? तो ये जो पर्टिकुलर चार्ज है 3, ये 3+ यहाँ आएगा, क्रिस क्रॉस होता है ना चार्ज, इसका चार्ज यहाँ आता है,
इसका ये जो चार्ज है वो यहाँ रहेगा। तो आप देखो कि कैटायनिक एनायनिक पार्ट में ये जो कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर जो चार्जेस है वो इक्वल मैग्नीट्यूड में नहीं है, 3 और 4 है। तो ऐसे कंपाउंड कोऑर्डिनेशन आजमू को शो नहीं करते, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली आपको यहाँ पे फॉलो करना है। अब समटाइम कुछ जगह पे ऐसा भी मेंशन किया हुआ कि दोनों कॉम्प्लेक्स में जो मेटल्स इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम होना चाहिए, बट एक्चुअली वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होती वो कंडीशन। मतलब ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो इस तरह के शो करते हैं, तो आई थिंक वो फैक्ट उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होना चाहिए। बट ये चीज़ है कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर यदि सेम रहा तो मोस्टली ये चीज़ भी कंफर्म हो जाती है कि कोऑर्डिनेशन इसमें शो करेंगे, पर वो एक्चुअली मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। सबसे कंपलसरी कंडीशन जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज अपोजिट तो हो गए पर मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला शो नहीं करेगा। ये तो हमारे हो गए कंसेप्ट की बात। अब क्वेश्चन ये है कि इन आइसोमर्स को अपन लिखेंगे कैसे, इसके कितने आइसोमर्स होंगे। तो एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बाकी सब लिस्ट बना के दे दूंगा कि किसके क्या होंगे, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, ये आइसोमर्स प्रोड्यूस कैसे होती है। तो सबसे पहली बात, कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स आयन होना चाहिए। दूसरी बात, उनके ऊपर चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड में होना चाहिए तो ही वो शो करेंगे, इक्वल नहीं होगा तो शो नहीं करेंगे। उसके बाद इन आइसोमर्स को लिखेंगे कैसे, तो ये जो अपने को क्वेश्चन में दिया है वही अपना क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। अब यदि हमको कॉम्प्लेक्स पे टोटल चार्ज पता है तो हम मेटल का चार्ज निकाल सकते हैं, क्योंकि लिगेंड का हमको पता रहता है। तो यहाँ पे कितना आएगा, x + 0, इसके ऊपर 0 है, 0 × 6 0, और इन दोनों का एडिशन टोटल चार्ज के इक्वल, मतलब 3 के इक्वल। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, +3। तो यहाँ पे कोबाल्ट का 3 है, ठीक है। सेम यहाँ पे निकालेंगे कितना, x इसके ऊपर -1 है, -1 × 6 -6 = -3, मतलब x = यहाँ पे कितना आएगा, +3। तो यहाँ पे क्रोमियम को कितना है, +3। सो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज निकल गया तो लिगेंड के चार्ज का यूज करके और कॉम्प्लेक्स का यूज करके हम मेटल का निकाल सकते हैं। तो ये काम पहले से करके रखना है, ठीक है। अब ये आइसोमर्स हम लिख कैसे सकते हैं, तो सिंपल है बहुत, एक्सचेंज करना है लिगेंड का। और ये एक्सचेंज कब तक करना है, जब तक कि इनके ऊपर +1 -1 तक आ जाए, वहां तक एक्सचेंज अलाउड है। वो एक्सचेंज जिनके कारण कॉम्प्लेक्स पे 0 चार्ज आ जाएगा वो एक्सचेंज अलाउड नहीं है। तो इसको लेके हम क्या करेंगे, इसको मैंने इधर लेना है, इसको इधर लेना है। तो ये सेकंड आइसोमर मेरा प्रोड्यूस हो जाएगा, कैसे, CONH3 हमने लिया 5, इसको इधर ले लेंगे CN, और यहाँ पे Cr ये हो जाएगा क्या, CN6, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, NH3। ये इसका सेकंड हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया, एक CN को इधर लेके आए और एक NH3 को इधर लेके आए, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा। तो इस तरह से हमने लिगेंड का क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। एक CN इधर गया तो ये 6 से कितना हो जाएगा, 5, और एक NH3 इधर आ गया। अब इसमें फिर कॉम्प्लेक्स का चार्ज हम फाइंड करेंगे। तो इसका तो अपने को पता है कितना है, +3, ठीक है ना। इसका कितना है, 0, इसका -1, तो मतलब इसका 2+ आएगा। इसका कितना है, 3, इसका कितना है, -5, और इसका 0 है, कितना आएगा, 2- आएगा। तो +3 -3 से की जगह पे अब कितना आ गया, +2 -2 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पर्टिकुलर इसमें और एक्सचेंज करेंगे तो हमको मिलेगा तीसरा आइसोमर, कैसे, CONH3 जो जगह हमारा 4 और CN2 एंड CrCN4, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, NH2। ये मतलब एक्चुअली हमने क्या किया, 2 CN को इधर लेके आए और 2 NH3 को उधर भेज दिया। मतलब कैटायनिक एनायनिक पार्ट में लिगेंड के एक्सचेंज से जो आइसोमरिज्म आती है वो होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। एक और इसकी डेफिनेशन है, 2 or more compounds having same molecular formula but differ in the distribution of ligand around the metal. मेटल के अराउंड लिगेंड का डिस्ट्रीब्यूशन बदलने से आइसोमरिज्म ये आती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो सभी 6 NH3 है, जबकि अब मेटल के अराउंड लिगेंड का डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया। यहाँ पे क्या है, 5 NH3 1 CN, वैसे यहाँ पे 6 CN थे, अब क्या है, 1 NH3 आ गया। मतलब लिगेंड का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने से जो आइसोमर्स प्रोड्यूस होते हैं वो कोऑर्डिनेशन आइसोमर रहते हैं, जिनके लिए कैटायन एनायनिक पार्ट में एक्सचेंज होना जरूरी है, और ऐसे फिनोमेना को अपन बोलेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। ये हो गया हमारे 3। अब इसमें यदि हम चार्ज निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, इसके ऊपर कितना है, 3 + 0, यहाँ पे कितना होगा, -2, मतलब यहाँ पे आएगा +1, और यहाँ पे फिर कितना आएगा, -1। तो अब ये 3 हमारे बन गए। अब कोई बोलेगा सर ये जो चीज़ है क्या हम इसमें 3 एक्सचेंज करेंगे क्या, नहीं, वो अलाउड नहीं। क्यों, आप इस तरह से करके देखोगे, CONH3 3, और यहाँ पे क्या आएगा, CN3, और यहाँ पे आप करोगे CN3 एंड
क्या आएगा NH3। ये वाला अलाउड नहीं है, क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जो चार्जेस है वो 3 + 0 -3, मतलब इस पे 0 आएगा, इस पे भी 0 आएगा। अरे यार, दो कॉम्प्लेक्स यदि 0 0 है तो वो एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करेंगे? वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए लास्ट वाला जो पार्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसको हटा दो। मतलब एक्सचेंज कब तक कर सकते हो आप? जब तक कि किसी भी हायर चार्ज से आप शुरुआत करोगे, पर एक्सचेंज कर सकते हो आप जब तक कि +1 -1 नहीं आता, तब तक आप एक ही एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक्सचेंज 0 वाला जो कंपाउंड दिया आपने, ऐसा एक्सचेंज कर दिया जो 0 कॉम्प्लेक्स को चार्ज दे रहा है, तो वो कंपाउंड आप नहीं ले सकते। तो ये 3 हो गए। अब इसके और 3 हम बना सकते हैं। ये तो 3 हो गए टोटल। इस टाइप में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो 6 आइसोमर्स होते हैं। तो इसमें और 3 हम लिख सकते हैं। कैसे? तो हम क्या करेंगे, मेटल को एक्सचेंज करेंगे। एक्चुअली ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, पर थोड़ा सा हम यहाँ पे ट्रिक यूज कर रहे हैं कि मेटल को एक्सचेंज करेंगे तो ऐसा ही एक कंपाउंड मिलेगा, फिर यहाँ CR रहेगा, यहाँ CO रहेगा, और ऐसे ही एक कंपाउंड मिलेगा, और फिर हम एक्सचेंज शुरू करेंगे। तो ऐसे और 2 आएंगे उसके नीचे, तो टोटल यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, है ना। जैसे कि मान लो अपन, ये अपन कर लिया होगा नोट, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो ये हो गए हमारे कितने? 3। और हम 3 यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? CO की जगह क्या होगा? CR, NH6, और यहाँ पे होगा CO एंड CN6। मतलब पहले यहाँ पे कोबाल्ट था तो यहाँ क्रोमियम आ गया, और क्रोमियम की जगह कोबाल्ट चले गया, मतलब मेटल को एक्सचेंज कर दिया। फिर यहाँ पे कितना आएगा? 3+, और यहाँ पे आएगा 3-, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की वही है, प्लस की। फिर यहाँ एक्सचेंज करना शुरू कर दो। ये हो जाएगा अपना 4th वन। नाउ 5th वन, दैट इज CR NH3, हो जाएगा 5, और CN, एंड यहाँ पे हो जाएगा CO CN5, एंड यहाँ पे क्या होगा? दैट इज NH3। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, एक CN को इधर लेके आए और एक NH3 को उधर लेके आए, तब यहाँ पे कितना होगा? 2 + 2-, और लास्ट अपने को मिलेगा 6 वन, दैट इज CR, क्या होगा? NH3, यहाँ पे होगा 4 एंड CN2, और यहाँ पे होगा CO CN4 एंड NH3 2। यहाँ पे क्या होगा? +1, और यहाँ पे क्या होगा? -1। तो जब यहाँ पे कोबाल्ट और क्रोमियम था तो एक सीरीज बनी, उसके 3। तो यहाँ पे क्रोमियम और कोबाल्ट है, उसके 3 आए। तो टोटल इस टाइप में कितने होंगे? 6। तो ये तो मैंने कंसेप्ट, पर ऐसा अपने को नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई इस तरह से करने की जरूरत नहीं है। हमको इसके टाइप, मतलब टेबल हमको बनानी है, और इस टाइप के इतने होते हैं कोऑर्डिनेशन, इस टाइप के इतने होते हैं, ऐसे डायरेक्टली याद करना है। ठीक है, ऐसे करते बैठे इतना टाइम थोड़ी रहता है वहाँ पे। तो आपको क्या करना है, सीधे आइसोमरिज्म ऐसे ही होता है कि जहाँ पे काफ़ी सारे आइसोमर्स हो तो टेबल बना के नंबर ऑफ आइसोमर्स सीधे याद कर लेने चाहिए। तो मैं आपको अभी वो टेबल बना के बता देता हूँ, और फिर अपना कंसेप्ट फिनिश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपना कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो यहाँ पे अपन लेंगे 6, तो सबसे पहले, और यहाँ पे हम लेंगे नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमको लेना है क्या? maybe you can take CO NH3 6 एंड CR CN6। तो अभी हमने इसको ड्रॉ किया था, इसके कितने हैं? 6। यदि हम क्या करें, दोनों तरफ मेटल सेम ले लें, दोनों तरफ मेटल सेम ले तो सीधे इसके हाफ हो जाते हैं, क्योंकि मेटल एक्सचेंज वाला पार्ट नहीं आएगा, फिर तो सीधे एक ही सीरीज बनेगी बस। यदि हम यहाँ पे CO NH3 6 और CR एक जगह पे हम क्या लेते हैं, यहाँ पे एक जगह पे हम क्या लेते हैं, यहाँ पे डाइडेंटेड लिगेंड, मतलब 6 मोनोडेंटेड की जगह 3 डाइडेंटेड ले लिए, बाकी पार्ट वैसे रहेगा। तो 6 से हाफ हो जाएगा, सॉरी 6 से 2 कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 4। यदि हम दोनों तरफ भी क्या ले लें, CO EN3 एंड CR C2O4 टेकन 5, इस तरह से दोनों तरफ ले लें, मतलब दोनों तरफ डाइडेंटेड ले लें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके भी क्या लेंगे 4। तो ये हमारे हो गए 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के 2 कर लेंगे।
that will be coordination number 4. CuNH3 4 and PtCl इसके होंगे 4। आप ड्रॉ करके इसको देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। यदि हमने मेटल सेम ले लिया 4 और यहाँ पे हमने लिया CuCl, दोनों तरफ मेटल सेम तो हाफ। तो ऐसे 6 टाइप के आइसोमर्स क्या करने हैं आपको यहाँ पे शो करने हैं, 6 टाइप के आइसोमर्स। अब देखो ये टेबल बना के आपको सीधे सीधे याद करना है, आपको ड्रॉ नहीं करते बैठना है, कोई ट्राई भी नहीं करनी है। नहीं तो आप घर पे देखोगे सर ने ऐसा बताया, देखो कंफर्म करें हम इसको, तो बिल्कुल नहीं, हमको वैसे कोई यूज़ होने वाला नहीं है। पहला एग्जाम्पल मैंने डिटेल में आपको बता दिया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। अगले वाले एग्जाम्पल्स में ऐसा कुछ नहीं करना है, टेबल बना के दे दी, वो सीधे सीधे आप याद करो, जितना भी आपका टाइम बाकी है तो एग्ज़ाम के पहले सब पक्का हो जाएगा। बस आपको टाइम सेव करना है तो आप फटाफट टिक करना है बस। तो जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ आइसोमर्स हो वहीं आपको इसी तरह की चीज़ करनी होगी। तो ये हो गया अपना क्या, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म जो है वो यहाँ पे क्या होता है, फिनिश होता है। ठीक है, इनमें भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक मोमेंट। आप एमसीक्यू में उसको प्रैक्टिस करना। तो चलो अपना स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो है वो अपना यहाँ पे फिनिश हो गया। चारों टाइप हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अगला लेक्चर जो है वो सेकंड टाइप स्टीरियो आइसोमरिज्म के ऊपर रहेगा। चलो, ऑल द बेस्ट बेटा।